मैं राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि पर अगर जाऊं तो लगभग 200 साल पहले ये शब्द कॉइन किया गया। आप विमर्श कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि क्या उसके पहले राष्ट्रवाद नहीं था, लेकिन यूरोपीय अवधारणाओं में जिस नेशनलिज्म की बात की जाती है वो लगभग 200 साल पुराना है, जिसकी परिणति हमने देखी दो विश्व युद्धों के रूप में, इसलिए क्योंकि राष्ट्रवाद को जोड़कर देखा गया साम्राज्यवाद से, सत्ता की भूख से, एक्सपेंशन से, विस्तार से। नतीजा ये हुआ कि हम आपस में लड़ने लगे क्योंकि हमें ये साबित करना था कि हमारा देश सर्वश्रेष्ठ है, हमारा देश सबसे ताकतवर है। और उसके बाद फिर हम पूरे विश्व ने प्रवेश किया ग्लोबलाइजेशन के दौर पे, वैश्विक साझेदारी के दौर पर। वैश्विक साझेदारी में हम फिर संचार की तकनीकों से, विज्ञान की तकनीकों से आपस में जुड़ने लगे और हमारे विश्व की परिभाषा बदलने लगी। मैक्लुहान ने ये तक कहा कि संचार की तकनीकों से शायद ये पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज में, एक गांव में तब्दील हो जाएगा। लेकिन कुछ सालों में ही हम फिर देख रहे हैं कि स्थितियां बदलने लगी हैं, हमारे विचार बदलने लगे हैं और अब फिर नेशन फर्स्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। राम बच्चन जी ने गलत नहीं कहा जब ये कह रहे थे कि ये पूरी वैश्विक एक असहनशीलता का जो वातावरण बना हुआ है, जो तनाव का और तकरार का, जिस पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इशारा किया, वातावरण बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमारे किसी देश की सरकार का असर नहीं है, किसी सरकार का प्रभाव नहीं है, बल्कि विश्व स्तर पर जो उथल पुथल मच रही है उसका परिणाम है। और ऐसा क्यों हुआ है ये भी हमारी परिचर्चा का विषय रहेगा। एक इशारा तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपस में घुलने मिलने से विश्व के स्तर पर हम अपनी अपनी अस्मिताओं को लेकर, अपनी अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी अपनी पहचान को लेकर असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। क्या वाकई यही वजह है या कोई और? इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि क्या राष्ट्रवाद मानवतावाद से बड़ा है, जो टैगोर जी ने सवाल उठाया था। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं और मैं शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी दीक्षित साहब जी से कि आप बताएं कि राष्ट्रवाद की अवधारणा आपके नज़रिए में क्या है। यूरोपीय राष्ट्रवाद से जिसकी चर्चा अभी आपने की है, उससे भारत का राष्ट्रवाद कतई भिन्न है। अभी आपने भूमिका प्रस्तुत करते समय स्पष्ट किया है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद का उद्भव बहुत पुराना नहीं है। भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव, भारत में राष्ट्र का विचार, राष्ट्र की अवधारणा, इसका इतिहास बहुत पुराना है और इतना पुराना कि उसकी कोई ठीक ठीक जन्मतिथि और ठीक ठीक वर्ष खोजा जाना बहुत कठिन है। सबसे पहले ऋग्वेद में राष्ट्र का विचार आता है, दिखाई पड़ता है और ऋग्वेद के बारे में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मान्यता बन चुकी है कि दुनिया का सबसे पुराना शब्द साक्ष्य, दुनिया की सबसे पुरानी कविता अथवा दुनिया का सबसे प्राचीन कोश है वो। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है। इंद्र से वरुण की वार्ता के रूप में, कोई कह सकता है कि यह कल्पना है। अभी तमाम विद्वान साहित्यकार यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। कल्पना के सूत्र भी हम यथार्थ समाज से ही उठाते हैं, समाज ही कल्पना का भी स्रोत होता है। भारत में राष्ट्र का उद्भव एक ऋग्वेद से भी पुराना होना चाहिए। ऋग्वेद में उसका अभिव्यक्तिकरण दिखाई पड़ता है। अथर्ववेद में राष्ट्र के जन्म का इतिहास भी मिलता है। अथर्ववेद में कहा है कि भद्रम इक्षंत ऋषयः, लोक कल्याण की भावना से प्रेरित ऋषियों ने तप, दीक्षा आदि नियमों का पालन किया। तो एक इतिहास दिखाई पड़ता है। लोक कल्याण, लोक मंगल, इस अभिप्सा से, इस प्यास से, इस अभिलाषा और इच्छा से ऋषियों ने तपस्या की। तपस्या का अर्थ अगर आज लें तो हार्ड वर्क लिया जाना चाहिए। तप का अर्थ कोई जंगल में बैठकर आग जलाना और यज्ञ करना, पूजा पाठ करना ही नहीं है। तो एक इस तरह से उन्होंने अथर्ववेद के ऋषि ने आगे कहा, ततो राष्ट्रम बलम अजायत,
उससे राष्ट्र और बल का जन्म हुआ। तो राष्ट्र का जन्म हुआ, अजायत शब्द, मैं इकोनॉमिक्स का आदमी हूँ, संस्कृत का जानकार नहीं हूँ, लेकिन अजायत के बारे में जानता हूँ कि उसका अर्थ होता है कि उससे उद्भव उसका हुआ। फिर एक लंबी धारा है हमारे उपनिषद साहित्य में, उत्तर वैदिक काल में, उसके बाद पुराण काल में, उसके बाद महाकाव्य काल में एक लंबी धारा है जहाँ पर भारत की स्तुति, भारत की प्रशंसा और भारत को राष्ट्र के रूप में देखा जाना, ऐसा इतिहास हमारा मिलता है। मैं एक लाइन और बोल करके अपने इस प्राथमिक वक्तव्य को संक्षिप्त करूँगा कि भारत में राष्ट्र की अवधारणा के 3 मुख्य घटक हैं और यूरोप में राष्ट्र की अवधारणा के 2 मुख्य घटक हैं। वहाँ पर लैंड, पीपुल, 3 वहाँ भी कह सकते हैं, लैंड, पीपुल और स्टेट। एक सत्ता व्यवस्था, भूमि और जन, इन 3 से यूरोपीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ। भारत में सत्ता व्यवस्था राष्ट्र का अविभाज्य अंग नहीं रही। लैंड, पीपुल और संस्कृति, और भारतीय संस्कृति का विकास, इसमें सारी दुनिया अब मान रही है कि भारतीय संस्कृति का विकास जिज्ञासा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दर्शन और विज्ञान से हुआ है। इस तरह भारतीय राष्ट्रभाव में 3 घटक, भूमि, जन, संस्कृति, इससे भारतीय राष्ट्र का विचार बनता है। सत्ता यहाँ पर मुख्य विषय नहीं है, सत्ता आती है जाती है। कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश, पहले उत्तरांचल, एक ही राज्य थे हम, संस्कृति के कारण हम एक जैसे हैं। बिहार अलग राज्य दिखाई पड़ता है, संस्कृति के कारण हम एक जैसे हैं। तो राज्य व्यवस्थाएं राजाओं के कारण भिन्न भिन्न रहीं, लेकिन एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में भारत प्राचीन काल से था। ये मुझे निवेदन करना था। दीक्षित साहब ने आपके सामने भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा रखी है। मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चौधरी जी से पूछना चाहूँगी कि जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा की दीक्षित जी ने बात की है कि भारत में अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक पहचान उससे जुड़ी हुई है, लेकिन जितनी मेरी समझ कहती है वो ये है कि संस्कृति भी बहुत स्थायी नहीं रहती है। तो क्या ऐसे मूल भाव हैं भारतीयता के जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये दरअसल राष्ट्रवाद को परिलक्षित करते हैं? सर्वप्रथम तो मैं दैनिक जागरण को धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इसमें आमंत्रित किया और भाग लेने का अवसर दिया। और चूंकि मैं समाजशास्त्री और मानव शास्त्री हूँ और हमारे सारे राइटिंग से स्पीचेज फील्ड वर्क पर आधारित होते हैं, तो जब तक हमें कोई डेटा नहीं रहता है तब तक हम बोलने के लिए हम कुछ नहीं बोल पाते। तो हमारे द्वारा जो तथ्य एकत्रित किए गए हैं इस विषय से संबंधित, उसको ध्यान में रख करके मैं कह सकता हूँ कि भारत में बड़ा विचित्र स्थिति है और सुखद स्थिति है। भारत में पहले समाज आया है, उसके बाद राष्ट्रवाद आया है, और जो आधुनिक परिभाषा है किताबों में राष्ट्र की, स्टेट की या कंट्री की या जो भी कहिए आप उसका अनुवाद करें, वह तो आया है मूल तौर पर अगर देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आया है। मैं इस विचारधारा को लेकर के चलता हूँ। मैं सबसे पहले जो है देखता हूँ कि अंग्रेज के ज़माने के अंतर्गत जितनी अधिक राष्ट्रवाद की फीलिंग आई, राष्ट्रवाद का मतलब होता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, फिजिकल स्ट्रक्चर से बहुत मतलब नहीं है, वो लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए आवश्यक है, लेकिन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, और इस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के लिए अगर कोई एक व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अगर मैं क्रेडिट देता हूँ तो वो थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी के पहले भी स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, मुख्यमंत्री जी ने सही कहा, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, लेकिन महात्मा गांधी ने डोरस्टेप आम जनता के, गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, हमारे कुछ ज़्यादातर हमारे काम आदिवासियों के ऊपर होते हैं सेंट्रल इंडिया के अंतर्गत, लेकिन वहाँ पर एक विचारधारा दी गई कुछ लोगों के द्वारा कि आदिवासियों का स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया में जंगल के अंतर्गत रहते थे और वहाँ पर हमारा आंदोलन नहीं पहुँच पाया था। हमारे अध्ययन इसको विखंडित किए हैं और हम यह मानते हैं कि उनकी भी भूमिका थी और हमारी भी भूमिका थी। तो महात्मा गांधी ने जन जन तक इस आंदोलन को पहुंचाया, परंतु उसके साथ साथ महात्मा गांधी ने एक चीज़ और रियलाइज किया। उन्होंने कहा कि जब आम जनता, जब गरीब, जब दलित, जब महिलाएं, हर तबके के लोग हमारे आंदोलन से जुड़ रहे हैं, तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि इनके दैनिक जीवन में जो समस्याएं ये झेलते हैं, चाहे रोजी रोटी का हो, चाहे मकान का हो, चाहे सिक्योरिटी का हो, किसी चीज़ से संबंधित, अंधविश्वास, छुआछूत,
तो ये सारी की सारी समस्याएं जो झेलते हैं, इन समस्याओं का भी निराकरण करना हमारे लिए नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। और इसके लिए आप सभी जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम गांधी जी का आया, जिसमें आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ें रही है। तो मैं यह मानता हूं कि भारत के अंतर्गत तब से लेकर के कभी महात्मा गांधी की विशेषता ऐसी थी जो विश्व के अंतर्गत किसी भी नेता के अंतर्गत ये विशेषता नहीं थी कि अपने आंदोलन को कभी वो हिंसात्मक नहीं होने दिए। हिंसात्मक अगर आंदोलन होता तो हो सकता है महात्मा गांधी महात्मा नहीं बन पाते, या हमारे देश का क्या होता, हो सकता है कि अगल बगल के जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसकी तरह हमारी ही राष्ट्र और राष्ट्रवाद की भावना आ जाती। तो राष्ट्रवाद की भावना आई है, और मूल तौर पर मैं मानता हूँ कि सबके जड़ में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड की है। और आज जो रामबचन राय जी ने बहुत अच्छी बात कही है, जो एक माहौल बना है, माहौल पूरे विश्व के अंतर्गत बना है, और भूमंडलीकरण हो और माहौल ना बने, ये तो बड़ा विचित्र बात होती है। आप जो है बिल्ली रखें और कहे कि बिल्ली हमारी शाकाहारी रहे तो ज़्यादा अच्छा है, यह संभव नहीं है। तो इसीलिए जो है मैं यह मानता हूँ कि पूरे देश के अंतर्गत एग्रेसिव नेशनलिज्म, इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारा देश उतना एग्रेसिव नेशनलिज्म नहीं हो पाया है, और उसके लिए हम गांधी को क्रेडिट देते हैं। और आपने, दीक्षित साहब ने बहुत सही बात कही है कि उसका मैं दूसरी दफ़ा जब मैं बोलूँगा विवेकानंद और राष्ट्रवाद, उससे संबंधित तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भूमिका रही है। और मैं यह बताना चाहता हूँ कि संस्कृति मरती है, कंसेप्ट ऑफ डेड कल्चर की अवधारणा हमारे समाज शास्त्र के अंतर्गत है, लेकिन सामान्यतया संस्कृति में फ्यूजन, फिशन, टूटना, बिखरना, जुड़ना ये होते रहता है, और जल्दी संस्कृति मरती नहीं है। और संस्कृति का मतलब है, इसलिए मैं उस विचारधारा का भी खंडन किया हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि छुआछूत भारत की संस्कृति का अंग रहा है। हमने एकलव्य का अंगूठा कटवाया है तो दधीची ने अपने शरीर के हड्डी का दान भी किया था, लेकिन कभी भी मतलब जो अनटचेबिलिटी थी वह इस संस्कृति का अंग नहीं था। ये बीच में हमने आपने किसी स्वार्थवश फॉर द टाइम बिंग इसको इंट्रोड्यूस किया था, जो धीरे धीरे मतलब इसे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। कभी भी बुरी चीज संस्कृति का अंग नहीं होती है। संस्कृति होने के लिए किसी विचारधारा, किसी भी व्यवस्था को कम से कम 99% पॉपुलेशन का सपोर्ट चाहिए। तो जिस व्यक्ति को हम छुआछूत का शिकार बना रहे हैं, नाना प्रकार के फिजिकल, मेंटल, मोरल, इकोनॉमिक हर प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं, वह उस व्यवस्था को हृदय से कैसे ग्रहण कर सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस परिप्रेक्ष्य में मतलब नेशनलिज्म को समझने की जरूरत है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के संदर्भ में और विशेष तौर पर आज ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में। बहुत सही बात एक हमारे सामने जो आ रही है राष्ट्रवाद को लेकर, कि अगर जन जन में ये भावना नहीं होगी कि ये मेरा देश है, तब तक राष्ट्रवाद के सारे प्रतीक और सारे नारे वो व्यर्थ ही जाएंगे। लेकिन एक जो महाकवि टैगोर जी ने कहा कि नेशन बनाए नहीं जाते हैं, बल्कि वो उत्पन्न होते हैं सदियों से संस्कृतियों में, साझा संस्कृति के साथ, साझा इतिहास के साथ। तो मेरा ख्याल है आपका वक्तव्य इस बात की परिपुष्टि करता है। गांधी जी ने राष्ट्रवाद के बारे में बहुत खूबसूरत बात कही थी, और वो शायद पूरे विश्व को आज भी याद रखनी चाहिए। वो ये कि मेरे लिए राष्ट्र का मतलब मेरा देश है और उसके साथ ही पूरा ब्रह्मांड है। मेरे लिए राष्ट्रवाद का एक्सपेंशन पूरा ब्रह्मांड है, और मैं ये चाहता हूँ कि भारत इतना ताकतवर बने कि वो बाकी देशों को भी ताकतवर बनने में सहायता करे। और ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट के नेशन के बिल्कुल विपरीत है, जहाँ पर यूरोपीय देश जहाँ जहाँ उन्हें ताकत मिली वो और दूसरे देशों पर ताकत अपनी जताने लगे, और या फिर उन्हें अपने इम्पीरियलिज्म में, साम्राज्यवाद में शामिल करने लगे। मेरा एक सवाल दीक्षित जी आपसे ये है कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद इन दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि एक प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक हुए हैं और उन्होंने कहा कि देशभक्ति जो है वो देश के प्रति प्रेम है, एक समर्पण की भावना है, जबकि नेशनलिज्म की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सत्ता की भूख शामिल हो जाती है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैंने पहले ही कहा था कि भारतीय राष्ट्र भाव की अवधारणा में सत्ता नहीं है, स्टेट बेमतलब है। भूमि, जन, संस्कृति, इससे भारतीय राष्ट्र भाव का विकास हुआ है, एक बात। दूसरी बात कि औद्योगिकरण जो इंग्लैंड का था
उसके कारण यहाँ पर राष्ट्रवाद का विकास हुआ। आदरणीय चौधरी साहब की इस बात में मैं अपना एक विनम्र अनुरोध जोड़ना चाहता हूँ। गांधी जी ने 1909 में एक किताब लिखी थी, उसका नाम है हिंद स्वराज। बड़ी छोटी सी प्यारी सी जेब में रखने वाली किताब है। उस किताब की शैली लेखन की प्रश्न और उत्तर में है। संभवतः गांधी जी ने ही प्रश्न बनाए हैं, उनके उत्तर दिए। तो उसमें एक उत्तर है गांधी जी का। किसी ने पूछा है कि क्या ये राष्ट्रवाद अंग्रेजी सत्ता का परिणाम है? अनेक लोग इस देश में अभी भी होते हैं, ऐसी बात बहुत चुभती है भीतर तक। लोग बताते हैं कि अंग्रेज़ों के आने के पहले हम राष्ट्र नहीं थे, हम तो एक बहुत पिछड़ी हुई जाति के रूप में थे, हम विभाजित थे, हम में तमाम तरह की वो थी कुरीतियाँ थी हमारे समाज में, और हम कोई समाज वमाज नहीं थे। अंग्रेज आए, उन्होंने ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, उन्होंने हमको सलीका दिया, बोलना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, आदि आदि, और उनके कारण हम बड़े ज्ञानी और बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले बन गए। गांधी जी ने लिखा है हिंद स्वराज में, आपको अंग्रेजों ने सिखाया है कि हम पहले राष्ट्र नहीं थे। ये हिंद स्वराज का है। और फिर गांधी जी ने आगे कहा है कि यह राष्ट्र पहले भी था जब अंग्रेज नहीं आए थे, और यह राष्ट्र बहुत पुराना है। तो गांधी जी ने उसी राष्ट्रभाव को, जो पुराना है, जिसको गांधी जी कह रहे हैं, अपने ढंग से, अपने उपकरणों से, अपनी निष्ठा से, अपनी सत्याग्रही शक्ति से, चेतना से उन्होंने उस राष्ट्र भाव को आगे बढ़ाया, निश्चित रूप से आगे बढ़ाया। अब एक इधर पिछले 4 वर्ष से 5 वर्ष से एक बड़ा फैशन आया है कि जो इस समय का राष्ट्रवाद है, राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र आराधना है, यह आराधना जो लोग करते हैं आग्रह के साथ, नमस्कार और प्रणाम के साथ, अपने हर अनुष्ठान में राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वंदे मातरम की बात करते हैं, धरती हमारी माता है, आकाश हमारा पिता है, पूर्वजों की इस प्रतीति अनुभूति की बात करते हैं, ऐसे लोग बड़े आक्रामक हैं। वंदे मातरम गाना, वंदे मातरम गाने के बारे में निवेदन करना, ये आक्रमण कैसे हो सकता है? मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, साहित्यकार नहीं हूँ, दर्शन शास्त्री नहीं हूँ, समाज शास्त्री नहीं हूँ, मैं एक भारत का विनम्र नागरिक हूँ। और मैं जब कोई कहता है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, आक्रामकता ये है कि वंदे मातरम हम पढ़ते हैं और आनंदित होकर पढ़ते हैं। और वंदे मातरम की अवधारणा, यह अवधारणा किसी इधर के किसी संगठन की, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेने से तमाम बातें इधर उधर हो जाती हैं, किसी संगठन ने इस तरह का ये वंदे मातरम दिया है क्या? तो बंकिम चंद्र ने दिया है। और बंकिम चंद्र का जो वंदे मातरम है वो अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त से मिलाकर पढ़िए तो बिलोंगिंग्स, जो अभी आपने कहा, तो बहुत सुंदर बात कही थी। हिंदी में उसके लिए सामूहिक उत्सव धर्मिता शब्द अगर इस्तेमाल करें तो करीबी हो सकता, पूरा उसका पर्याय नहीं हो सकता। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में अथर्वा कहते हैं कि ये धरती हमारी माता है, धरती माता, हम जहाँ जहाँ उत्सव होते हैं, जहाँ जहाँ आनंद होते हैं, जहाँ जहाँ मेले लगते हैं, जहाँ जहाँ हम गले मिलते हैं, वहाँ वहाँ हे धरती माता आप हमारा पोषण करती हो। जब इस पोइट्री को, इसे पोइट्री कहा, अमेरिका का विद्वान ब्लूमफील्ड, तमाम विद्वान बैठे हैं यहाँ पर, मैं फिर दोहरा दूँ, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। अमेरिकी विद्वान ब्लूमफील्ड जब वेदों पर किताब लिख रहे तो उन्होंने कहा कि दुनिया की श्रेष्ठतम कविताएं अगर 10-5 निकाली जाएं तो ये पृथ्वी सूक्त ऐसी मनोरम काव्य रचना है। तो एक धारणा चली आ रही यहाँ पर बहुत पीछे से, और गांधी जी उसको बढ़ाते। निश्चित रूप से गांधी से बड़ा आदमी नहीं हुआ ये दुनिया में, केवल भारत में नहीं। लेकिन मुझे निराशा हुई कि जब यहाँ पर पहले अभी एक गोष्ठी हो रही थी तो यहाँ पर भारतीय विचारकों के, भारतीय दार्शनिकों के, भारतीय तत्ववेताओं के, भारतीय ज्ञानियों के नाम कम लिए गए, विदेशी लोगों के नाम ज़्यादा उच्चारण में आए, ज़्यादा उनकी चर्चा हुई कि अमुक ने कहा, अमुक ने कहा। हम कोई विदेशी के प्रति दुराग्रही नहीं हैं, हमारे तो पूर्वज पहले से गाते रहे हैं कि सभी दिशाओं से हे देव, सभी दिशाओं से ज्ञान से आच्छादित करो, भर दो ज्ञान से हमको, भर दो आनंद रस से, भर दो प्रीत रस से, एक परिपाटी है। और इसी में से भारत का राष्ट्र भाव खिला है। और यह आक्रामक हो ही नहीं सकता, भारतीय संस्कृति आक्रामक हो ही नहीं सकती। सबसे पहले इसी देश की धरती पर यह उद्घोष हुआ था, यही इसी धरती पर यह उद्घोष हुआ था कि विश्व एक परिवार है और हम सब उसका अंग हैं। और विश्व को परिवार जानने वाले, इस देश की नदियों को, इस देश की सभ्यता को, इस देश की संस्कृति को, वनस्पतियों को, धरती को, आकाश को, सबको माता और पिता जानने वाले विद्वानों ने, पूर्वजों ने, हमारे अग्रजों ने, हमारे
पुरखों ने यह राष्ट्र गढ़ा है, इसलिए आक्रामक कहाँ हो सकता। ये तो विनम्रता में भी विनम्रता और विनम्रता मिलाइए और उसको फिर तमाम अधिमान दीजिए, तब भारतीय राष्ट्रभाव की गहन अनुभूति आएगी हमारे भीतर। भारतीय राष्ट्रवाद में सहअस्तित्व की भावना हमेशा से रही है। हमारा दर्शन जो है वो सामूहिकता का है। हम हमेशा कम्युनिटी की बात करते हैं, हम हमेशा साथ की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, और शायद अंतिम स्थिति होती है जब हम केवल व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कर रहे होते हैं। इस अवधारणा से हम इनकार नहीं करते, लेकिन मौजूदा दौर में चूँकि इसके पिछले सत्र में भी कई लोगों ने ये अपना कंसर्न दिखाया था, अपनी चिंता इस पर जताई है, तो मैं चौधरी साहब से एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी कि ये जो प्रतीकों का राष्ट्रवाद हो गया है कि अगर आप वंदे मातरम नहीं कहते, अगर आप राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होते, हालांकि मुझे इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं है कि हर किसी को ऐसा करना चाहिए, लेकिन क्या हम इसके लिए दबाव डालकर, क्या हम ऐसा करके राष्ट्रवाद की एक परिभाषा बनाते हैं, नई गढ़ते हैं? क्या ऐसा करना ही राष्ट्रवाद है और देशभक्ति है? क्या हम जब ऐसा करते हैं तभी ये कहलाएंगे कि हम राष्ट्रवादी हैं? इस सवाल का जो भंवर है ये कईयों को परेशान कर रहा है, कईयों को हमसे दूर करता है, कईयों को हाशिए पे खड़ा करता है। तो ये जो प्रतीकों का राष्ट्रवाद है, इस पर आपकी क्या राय है? मेरी मान्यता है, जो समाजशास्त्री, यह है कि राष्ट्रवाद का प्रतीकों से कोई संबंध नहीं है। इसको आप कह सकते हैं कुछ समय के लिए कंस्ट्रक्टेड रियलिटी। मैं माफ़ी चाहूँगा लेकिन मुझे एक विदेशी को कोट करना पड़ेगा, बर्जर एंड लकमैन, उसकी किताब है कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल रियलिटी। अब उस किताब के अंतर्गत तू कहता है कि यथार्थ कुछ नहीं है, यथार्थ जैसे चाहो अपने स्वार्थ में क्रिएट करते रहो। तो बहुत प्रकार के वेस्टेड इंटरेस्ट्स ऑपरेट करते हैं। मैं सीधा सीधी इन सारे प्रश्नों की व्याख्या मैं करता हूँ, और मुझे लॉर्ड मैकाले ने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो भाषण दिया था उसका आप सभी को जानकारी होगी। छोटा सा मेरे उसमें व्हाट्सएप में है, लेकिन मैं तो उसको पढ़ूंगा नहीं, लेकिन उसका यह है, वह वहाँ पर भाषण देता है और कहता है कि भारत के गली गली मोहल्ले सब जगह हमने घूम लिया, कहीं पर मुझे चोर, लंपट, भिखारी इस टाइप के आदमी नहीं मिले, उनके स्कूल बड़े ही उत्तम तरीके से चल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत अगर हमें वहाँ पर शासन करना है तो हमारे एकमात्र जो है मार्ग यह है कि उनके पास जो है उन सब चीज़ों को नकारा जाए, उनकी आलोचना की जाए, ऐसे ऐसे विद्वानों को प्रमोट किया जाए जो हमारी विचारधारा को बढ़ावे। जो भी आपके पास है वो खराब है, और जो भी मेड इन इंग्लैंड है, चाहे स्कॉलरशिप हो चाहे साइकिल ही क्यों नहीं हो, वह जो है मतलब ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए माहौल इससे बना है, मतलब मैं उसके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विचार से पूर्ण रूपे नहीं इस विचार से सहमत हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था, जो मल्टीपल आइडेंटिटी का जो कंसेप्ट है, इसके विरोधी थे डॉक्टर अम्बेडकर, और उनका ये मानना था कि हम प्रथम बार इंडियन और अंतिम बार इंडियन, हम इंडियन, हमारी और कोई आइडेंटिटी नहीं है, इंडियन आइडेंटिटी है, हम भारतीय हैं, जाति धर्म बाद में आता है, हम भारतीय हैं। तो इसलिए जो कि मैंने शुरू में कहा था कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अगर हाई रहेगा तो राष्ट्रवाद ज़्यादा मजबूत रहेगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चूंकि कॉमन गोल था, फिक्स्ड गोल था, और गरीब, अमीर, दलित, गैर दलित, स्त्री, पुरुष सबों के सामने में वही गोल था। तो उस गोल के प्रति हमारा समर्पण था, तो कलेक्टिव कॉन्शसनेस बहुत ज़्यादा हाई था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चूंकि हमारे एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर रूल कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए बहुत सारे, आप पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट मतलब उसके अंतर्गत पढ़िए, कितना वंडरफुल आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जिसके अंतर्गत आर्गूमेंट, काउंटर आर्गूमेंट, आर्गूमेंट, काउंटर आर्गूमेंट, मतलब आप कल्पना करिए कि डॉक्टर अम्बेडकर उस समय, गांधी और जयप्रकाश नारायण की विचारधारा थी पंचायती राज की व्यवस्था, और डॉक्टर अम्बेडकर उसका भयंकर विरोधी थे, और उन्होंने विरोध किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के अंतर्गत, और कहा था कि हेट्रोजेनियस सोसाइटी हमारा है, लेकिन यह सेगमेंटल सोसाइटी है, इसमें ऊंच नीच की भावना है। तो जो समाज में वर्चस्व जिनके हाथ में है, यह भी पैकेज उन्हीं के हाथ में चला जाएगा। तो इक्वलिटी की बात की गई थी, और नाना प्रकार के कल्याण और विकास की योजनाएं चल रही है। अगर पिछले 70 सालों के अंतर्गत यह कल्याण और विकास की योजनाएं ईमानदारी से काम करती रहती, और गरीब अमीर के बीच अंतर मतलब कमता, और सबको खाने पीने मानी क्वालिटी ऑफ लाइफ
जीवन की गुणवत्ता और समाज के अगर सभी तबकों की समान तौर पर अगर ऊपर उठती तो आज इस प्रकार के जो क्वेश्चन उठ रहे हैं, यह क्वेश्चन जो है नहीं उठ रहा है। और मैं तो लास्ट में एक सेंटेंस से कहूँगा कि हमें जो है कम से कम जो है श्री अरविंदो और स्वामी विवेकानंद को विजिट करिए। और ये चीज़ तो हमारे सभी समाजशास्त्री, मतलब हम पहले से मानते थे ये चीज़ होगा ही होगा। 19वीं सेंचुरी के जितने सोशलॉजिस्ट हुए हैं अमेरिका इंग्लैंड के, सारे लोगों ने स्थापित करने की कोशिश की कि यूरोप का देश, अमेरिका एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंग्लैंड सारे विकसित हैं और तीसरी दुनिया के देश जिसमें भारत विशेष तौर पर ये पिछड़े मुल्क का ही प्रतीक है और इसी को स्थापित और टेक्नोलॉजी को उसके लिए क्रेडिट दिया है, क्योंकि तुम्हारे पास प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है, तुम राइज नहीं कर सकते। तो दुर्भाग्यवश 1920 में विश्वेश्वरैया की किताब आई और उसका इम्पैक्ट पंडित नेहरू के ऊपर पड़ गया, जिसका परिणाम क्या हुआ है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्लानिंग कमीशन आया, परंतु इसकी विचारधारा अलग हो गई और हमने गांधी को एक्सेप्ट करने के पहले ही रिजेक्ट कर दिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिस पर अभी चौधरी साहब ने अपनी बात ख़त्म की है, लेकिन मैं चाहूँगी कि ये सिलसिला और आगे बढ़े, इसलिए क्योंकि गांधी जी को आज तक हम कोट करते हैं, 2 अक्टूबर में उनकी जयंती मनाते हैं, पूरे विश्व का बहुत बड़ा नेता बताते हैं, महात्मा बताते हैं, लेकिन वो जो नीतियाँ उन्होंने हमारे लिए दी थी, जो समझाइश हमें दी थी, जो सुझाव दिया था भारत को गढ़ने का, नए भारत को गढ़ने का, कहीं ना कहीं हम उसे पूरा करने में असफल रहे हैं। और उनके सुझाव, स्वदेशी भाषा का इस्तेमाल, स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल, गाँव को सशक्त करने की बात, ये सारी बात पिछले 70 सालों में कहीं ना कहीं अछूती रह गई हैं। तो इस पर दीक्षित साहब आपकी राय जानना चाहूँगी कि नए सिरे से, क्योंकि नए समाज और राष्ट्रवाद पे हम बात कर रहे हैं, तो इस नए समाज में क्या हम गांधी जी को वापस अपने गाँवों तक, अपने दिलों तक और अपने क्रियान्वयन में ला पाएंगे क्या? प्रत्येक देश की चेतन शक्ति का मूल इतिहास बोध होता है। हम वास्तविक इतिहास बोध से जितना जुड़े रहते हैं, जितना ज़्यादा उससे ऊर्जा लेने का प्रयास करते हैं, उतना ही हमारी राष्ट्र की शक्ति का संवर्धन होता है। गांधी जी अपने समय के, पूरी सदी के विश्व के सबसे बड़े आदमी हैं और वो एक आचार शास्त्र, एक विशेष प्रकार का विचार शास्त्र जिसकी जड़ें भारतीय संस्कृति और परंपरा में हैं, ऐसा देने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने दिया भी और सारी दुनिया के लिए एक नई तरह का व्यक्ति दुनिया ने देखा। वैज्ञानिकों ने भी उनके बारे में कहा कि आगे लोग विश्वास नहीं करेंगे, गांधी जैसा आदमी यहाँ कोई हुआ था। ये बात सही है कि जो गांधी जी की कल्पना का भारत था, गांधी जी के सपनों का भारत जैसा गांधी जी ने सोचा था, लिखा है, जैसा गांधी जी चाहते थे राज और समाज, वैसा राज और समाज नहीं बन पाया। उसके बाद तमाम परिवर्तन हुए, परिस्थितियां हुई। देखना ये चाहिए कि जो गांधी जी जो चाहते थे राज और समाज, उस दिशा में हमारा जनमानस क्या कर सकता है। गांधी जी भारत की सर्वोपरिता और पूरे विश्व का लोक मंगल ऐसा चाहते थे। गांधी जी की एक विशेष प्रकार की अर्थनीति थी, लेकिन सबसे ज़्यादा गांधी जी अपने भारतीय समाज को आपस में परस्पर प्रेम और प्रीति से जुड़ा हुआ देखना चाहते थे। निश्चित रूप से जैसा गांधी जी की इच्छा थी, गांधी जी ने चिट्ठी भी लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू को और उसमें अनुरोध किया था कि तुम, वो चिट्ठी पढ़ने लायक है, कि तुम मेरे वारिस हो, तुम ही हमारी बात नहीं समझ पा रहे हो, मेरे लिए इससे दुखद बात और क्या हो सकती है। ये चिट्ठी हमारे यहाँ तमाम विद्वज्जन बैठे हैं, उन्होंने पढ़ी भी होगी। तो गांधी जी को इस बात का दुख भी था। नेहरू जी ने एक अलग धारा अख्तियार की थी। मैं इस मंच से गांधी जी की बात ज़्यादा ठीक है, नेहरू जी की कम ठीक है, या नेहरू जी गलत दिशा में चले गए, ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए और ना ही मैं कहूँगा। लेकिन मैं ये आपका जो एक प्रश्न चौधरी साहब से आपने किया था कि वंदे मातरम तो ठीक है, गाना भी चाहिए, लेकिन आग्रह नहीं करना चाहिए, मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन कौन आग्रह करता है? ये तो बात ऐसे अनावश्यक रूप में पूरे देश में कही जा रही कि आप आग्रह कर रहे हैं। क्या किसी थानेदार ने, क्या किसी कलेक्टर ने, क्या किसी सरकारी एजेंसी ने, क्या किसी शासनादेश के माध्यम से कहीं कोई ऐसा हुआ कि आप वंदे मातरम गाएंगे, खड़े जरूर होंगे?
भारत के संविधान निर्माताओं ने पहले से ही वंदे मातरम को स्वीकार कर रखा है। संविधान जब बना उसके पहले भी वंदे मातरम इस देश का स्वाधीनता संग्राम का बीज मंत्र था। बीज मंत्र वंदे मातरम को लेकर बंकिम चंद्र जी को भी कहाँ पता रहा होगा कि यह एक छोटी सी पोइट्री, वो तो एक उपन्यास का भाग है, वो यह कविता सारी दुनिया में, धरती और आकाश में इस सीमा तक चली जाएगी। जब संविधान, अभी चौधरी साहब संविधान सभा का उल्लेख कर रहे थे, जब संविधान अंतिम चरण में था तो ये परेशानी थी कि भारत का राष्ट्रगान हो क्या, ये एक परेशानी थी। यहीं के हमारा सौभाग्य है कि उन्हीं की धरती में हम बैठे हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष श्रद्धेय और आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने घोषणा की, संविधान सभा घोषणा के माध्यम से, कि जनगण मन अधिनायक जय है ये भारत का राष्ट्रगान होगा। और आगे कहा, ये संविधान सभा की कार्यवाही का भाग मैं पढ़ रहा हूँ शब्दशः, ये भारत का राष्ट्रगान होगा। और जिस गीत से हम लोगों ने प्रेरणा पाई उसके लिए उन्होंने विशेषण बताया, और जो भारत का स्वाधीनता संग्राम का मंत्र था वो भारत का राष्ट्रगीत होगा। तो ये तो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए अभी निर्धारित किया, अगर हम कानून की भाषा में कहें, ये पूर्वजों ने हमको पाथे दिया है, अगर हम उस श्रद्धा भावना से लें तो इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ना होनी चाहिए। लेकिन इसका प्रचार इतना ज़्यादा, कितनी ज़बरदस्ती है कि कुछ लोग घरों में दुबक गए हैं। ऐसा प्रचार जैसे कोई अकाल और कोई महामारी हो गई हो, इतना प्रचार लोग करते हैं। और जैसे अभी एक मित्र, हमारे बहुत विद्वान मित्र हैं, अभी नया नया परिचय हुआ, उन्होंने ये बताया कि अनेक उपन्यास लिखे गए जिनके खलनायक एक विशेष संवर्ग के हैं। बताया कि वो किसी अखबार, दैनिक जागरण में खबर छप गई कि वो उसका कठुआ में वो नहीं हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि अब उपन्यास, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, व्यस्त राजनीतिक कार्यकर्ता, अब व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त राजनीतिक कार्यकर्ता तो मैं उपन्यास तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन एक मित्र ने सवाल किया उधर से कि कौन से उपन्यास हैं, तो उसको लेकर तमाम उधर से प्रश्न हुए और फिर मुझे बड़ा मज़ा आया। हालांकि मैं समझ आ रहा, लेकिन मज़ा एक लाइन में कोट कर दूं, मुझे मज़ा कब आया, क्योंकि यहाँ ये बात हो रही थी कि सत्ता और साहित्य, तो सत्ता साहित्य को बहुत तंग करती, ऐसी बात हो रही थी। यहाँ मंच पर उस समय सत्ता में वही थे जो उस समय तत्क्षण सत्ता में थे, हमारे मित्र जो संचालन कर रहे थे। उन्हीं से सीधा प्रश्न था, उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो देना चाहिए था, लेकिन सत्ता नहीं देती उत्तर, ये तो मोटा मोटा आज ही मालूम हो गया। अब चूंकि यहाँ बहस में छूट है और मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ और मैं बहस कराता हूँ अपने यहाँ, देर रात तक सदन चलता है। हमारा उत्तर प्रदेश का सदन स्थगित नहीं होता, बिहार से भी हम सीखते हैं। यहाँ के विजय कुमार चौधरी जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे मित्र हैं पुराने, तो मुझसे कोई गलत बात निकल गई हो कहीं, कोई, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ हृदय से और बुद्धि से भी, भारत का राष्ट्रवाद कभी आक्रामक हो ही नहीं सकता। कैसे आक्रामक होगा? थोड़ी दूर पर अफगानिस्तान है, वहाँ एक छोटे से गांव का रहने वाला गजनी यहाँ आया और राउंड कर चला गया। इसको लेकर जब हम अफसोस नहीं जता सकते, अभी भी हमारा इतिहास बोध इतना कमज़ोर है कि हम बोलने से डरते हैं उसके बारे में। लोग आए दंदनाते हुए, लूट कर चले गए, और हम उनकी निंदा करने से डरते हैं। क्यों? और अगर हम जोर से बता दें गजनी वाला किस्सा कि आया सोमनाथ लूट कर चला गया, तो आप कहते हो आपका राष्ट्रवाद बड़ा आक्रामक है, प्रतीकों से आप खेलते हो। हम अगर कोई निंदा कर दें, अफजल गुरु की निंदा अगर हम कर दें, तो आप कहते हो आपका राष्ट्रवाद प्रतीकों में चलता है। क्या है प्रतीक? प्रतीक में तो हम जीते हैं, पूरी दुनिया जीती है। कोई स्वास्तिक निशान बनाकर जीता है, कोई अपनी मोटरसाइकिल में 786 लिखवाता है, प्रतीक नहीं तो क्या है? अच्छा है, लिखवाता है, लिखवाना चाहिए। हमारे पास, हम हमारे वैदिक काल से लेकर अब तक गांधी जी, नेहरू जी, सारे श्रद्धेय नेता, डॉक्टर अंबेडकर श्रद्धेय नेता, सब श्रद्धेय, एक पीढ़ी है। यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हमने नाम ले लिया। हम एक बात केवल कौटिल्य की एक बात कहेंगे। कौटिल्य का यहीं के निवासी, मैं उनको बहुत श्रद्धा से पढ़ता हूँ, और उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। उसके शुरू में ही बताया, धर्म अर्थ कामेभ्यो नमः। जो लोग हिंदू विचार के होंगे वो सोचेंगे इसमें चौथा पुरुषार्थ क्यों छोड़ दिया? धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, कौटिल्य ने 3 क्यों लिए? इसलिए कि इकोनॉमिक्स लिख रहे थे। जब हम कोई सब्जेक्ट लिखेंगे विज्ञान का, दर्शन का, तो उसमें मोक्ष की चर्चा नहीं करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा, मुझे लगता है अंतिम हमारा वाक्य ये होगा आज के इस कार्यक्रम का, मैं श्रद्धापूर्वक निवेदन करूंगा कि
नया समाज बताया, मुझे यही गया था कि नया समाज और राष्ट्रवाद, और मुझे लगता है कि हमने राष्ट्रवाद पर पूरा समय दे दिया। तो जो नया समाज बनना है, आगे का भविष्य का जिस तरह का समाज का हम सपना देखना चाहते हैं, उसके बीच में बाधा है जो हम फिर प्रशंसा करेंगे, आपकी प्रशंसा सबने की है कि उन्होंने पूरा चित्रवृत्तियाँ बताई थी पूरे विश्व की। मैं कहूँगा कि जैसे यहाँ पर इस समय बलात्कार की बच्चियों के बारे में भारत में बड़ी चर्चा हो रही है, बहुत ज़्यादा एक बड़ा तूफान खड़ा हो गया। अब कोई कहेगा कि इसको पुरातन पंथी क्या देखते हैं, तो पुरातन पंथी विचारधारा से मैं उदाहरण दूंगा कि क्या है। रामचरितमानस तो पुरातन पंथी विचारधारा की किताबें हैं, और जो अपने को प्रगतिशील मानते हैं उनकी निगाह में तो ये एक सामंत राम, उनकी निगाह में सामंत होंगे। उनकी कृपा है कि राम सामंत बने रहें। उस किताब में आज की घटना के लिए जो इस समय बच्चियों के साथ हो रहा है, तुलसीदास ने लिखा है, अनुज बधू भगिनी सुतनारी, सुन सठ ये कन्या समचारी, जिन्हें कुदृष्टि बिलोकय, क्या इन्हें कुदृष्टि बिलोकय जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। तो तुलसीदास तो आईपीसी बने 1861 में, कानून की किताब जब 302 बना, और तुलसीदास, अब हमारी सरकारें कहने जा रहे हैं कि अब फांसी की सजा होनी चाहिए, और तुलसीदास तो रामकथा में बहुत पहले लिख गए थे, ताही बधे कछु पाप न होई। तो कैसे तुलसीदास हो सकते हैं पिछड़े? लेकिन हमारी आदत ये हो गई ना आपने भी मजाक किया था, हमारी आदत हो गई कि जैसे ये माइक है हमारे सामने और हमको कहीं भाषण करना हो और हम कहें कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर माइक, तो माइक नाम के कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम डॉक्टर माइक कहें तो हमारी बात चल जाएगी। पंखा ऊपर देखें, डॉक्टर फैंटिस कह दें तो लगता है विदेशी कह रहा है कोई बात, तो ये बात बड़ी सुंदर है और सही ही होगी, और इसके अलावा और कोई सही बात नहीं हो सकती। ऐसा मानस जो भारत का बना, उससे तो नया समाज नहीं बनेगा। हम आशावादी हैं, आप सब आशावादी। बहुत विद्वानों की धरती पर मैं आया हूँ, मैं संकोच में था, इसलिए मैं पूरी बात कुछ संकोच में, कुछ प्रीति में, कुछ प्यार में, कुछ अनुशासन में, कुछ पद के कारण, कुछ जो सामने बैठे लोग हैं उनकी निष्ठा के कारण, कुछ जो हमारे संपादक सदगुरु जी हैं उनके प्यार में मैं कुछ कह पाया, लेकिन जितना कह पाया और लिखा कहा थोड़ा, समझना बहुत। मैं सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद दीक्षित जी। और प्रतीकों की बात उठाई ही इसीलिए गई थी कि एक क्लैरिफिकेशन आ सके कि आखिर इन प्रतीकों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही वृत्तांत दृष्टि दीक्षित साहब ने दी है कि अगर हमें नया समाज बनाना है, नया भारत बनाना है, तो वो निश्चित रूप से हमारे अतीत की नींव पर ही बनेगा। वो अतीत जो सुंदर है, वो अतीत जो संस्कारों से भरा है, वो अतीत जिसमें संस्कृति अपनी सांसें ले रही है, वो अतीत जो हमें साझा पन के एहसास दिलाता है, और वो अतीत जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। निश्चित रूप से भारत की संस्कृति में कहीं ना कहीं वो कोमलता है, वो लचीलापन है, वो आग्रह है, वो प्यार है, वो दुलार है कि वो कई आक्रमणों के बावजूद भी शाश्वत रही है। इकलौता शायद विश्व में ऐसा देश है जो विभिन्न आक्रांताओं के आने के बाद भी, विभिन्न परिवर्तनों के बाद भी, चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन हो या आर्थिक परिवर्तन हो, हम एक देश के रूप में शाश्वत रहे हैं। और राष्ट्रवाद का इससे अच्छा उदाहरण और कहीं शायद मिल ना सके। कहा भी गया है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। और अब सवाल का दौर। निश्चित रूप से एक विषय ऐसा है कि बहुत सारे मन में प्रश्न कुलबुला रहे होंगे। हम शुरुआत करते हैं, आप अपना परिचय दें और सवाल पूछें। मैं डॉक्टर M.K. मधु, मैं विधानमंडल का ही एक अवकाश प्राप्त पदाधिकारी रहा हूँ और अभी सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मेरा प्रश्न है क्या कि इतिहास गवाह है कि देश हमारा मध्यम मार्गी रहा है, और देश की जो राजनीति रही है वो मध्यम मार्गी रही है, और वही सफल राजनीति रही है। मेरी एक परिकल्पना रह के मेरे दिमाग में आती है, कुछ लोग सहमत भी होंगे, कि सिर्फ राष्ट्रवाद ही क्यों, समाजवादी राष्ट्रवाद। अगर समाजवादी राष्ट्रवाद को हम लेके चलते हैं तो पूरे देश का आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सबको ले करके, सबको जो सबका साथ सबका विकास वाली बात जो आती है वो समाजवादी राष्ट्रवाद के द्वारा आ सकता है। क्योंकि किसी राष्ट्र की जो परिकल्पना है
उसके दो पहिए हैं, समाजवाद भी है और राष्ट्रवाद भी है। और मेरा जो अभी तक का अनुभव रहा, जो कि कुछ दिन मैं पत्रकारिता में भी था, अटल जी का जो शासनकाल था, अटल जी की जो अवधारणा थी वो कुछ कुछ इस समाजवादी राष्ट्रवाद से मिलती जुलती थी। और उस वक्त जो हम लोग महसूस करते हैं, आज के दिनों में जो मतलब कुछ उग्रवाद जैसा या आक्रोशवाद जैसा कुछ दिखता है, तो उसके संबंध में हम थोड़ा आपसे प्रकाश लेना चाहेंगे, क्योंकि हम एक और दे देंगे। मेरा ख्याल है काफी लंबा सवाल हो गया है। हाँ, और इशारा समझ चुके होंगे दीक्षित साहब। एक चीज और दूसरे पक्ष पर भी हम जरा सा बोल देते हैं कि रूस जैसे कम्युनिस्ट देश में भी जो प्रगतिवादी है, समाजवादी देश है, वहाँ भी राष्ट्रवाद प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। ये दो बिंदुओं पर मैं ध्यान और स्पष्टीकरण चाहूँगा। वहाँ पढ़ाया जाता है, उसका कारण ये भी हो सकता है, मैं कह रहा हूँ, है नहीं कह रहा हूँ, संभव है ऐसा कि वहाँ के लोग राष्ट्रवाद के बारे में कम जानते हैं, ऐसा संभव हो सकता है। आपका जो प्रश्न है उसमें सुझाव अंतर्निहित है कि राष्ट्रवाद में समाजवाद जुड़ जाए, दोनों एक हो जाएं। भारतीय राष्ट्रवाद में पहले से, बहुत पहले से, जब ये राजनीतिक दृष्टिकोण का भाग नहीं था, अब तो बहस का भाग बन गया, भारतीय राष्ट्रवाद में पहले से सभी विचार समाहित हैं। भारत में 6 दर्शन पुराने हैं और 2 बुद्ध और महावीर के जो बहुते श्रद्धेय हैं, ऐसे 8 दार्शनिक विचारधाराएं पुरानी हैं भारत की। उन 8 दार्शनिक विचारधाराओं में कई ऐसी हैं जो ईश्वर का अस्तित्व नहीं स्वीकार करती, कई ऐसी हैं जो केवल मानव केंद्रित हैं, कई ऐसी हैं जो समाज को बहुत उच्चतर स्तर तक ले जाती हैं, लेकिन सबका मूल तत्व दर्शन है। तो राष्ट्रवाद इसी से निकला है। जब हम भारतीय राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रवाद में महावीर भी आते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद में बुद्ध भी आते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद में नेहरू भी आते हैं, गांधी जी आते हैं, तिलक आते हैं, बंकिम चंद्र आते हैं, विवेकानंद आते हैं, अरविंद आते हैं। और क्या इन सबको मिलाएंगे? जैसे वो है ना नीरज का गाना, सोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा नशा जो तैयार वो प्यार है। तो आप अगर थोड़ी शराब मिलाना चाहते तो मिला लो। हमने हंसी में कहा है। जी दो प्रश्न है जी। प्रथम प्रश्न यह है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति में क्या कोई स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है? दूसरा सवाल, हर पार्टियां, बल्कि पार्टियां ही नहीं, हम लोग भी एक दूसरे को गैर राष्ट्रवादी, अपने को राष्ट्रवादी बताते हैं। क्या इसके बीच में कोई स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है जिससे मालूम हो सके कि कौन राष्ट्रवादी है, कौन राष्ट्रवादी नहीं? जी, आपने कुछ कहा? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति में फर्क क्या है? मेरा ख्याल कि इस पर बहुत मंथन की आवश्यकता नहीं, फर्क हम बहुत खोज चुके हैं। सब मिला करके एक समग्र दर्शन है, और वो समग्र दर्शन 2 शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है कि भारत के लोग और भारत की संस्कृति, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कैसे एक प्रगतिशील भारत, कैसे संपन्न भारत, कैसे समृद्ध भारत। ऋग्वेद के 9वें मंडल में ऋषि प्रार्थना करता है, हे देवताओं, जहाँ पर नदियाँ सदा नीरा हों, जहाँ पर मुद मोद प्रमोद 3 शब्द इस्तेमाल करता है ऋग्वेद का ऋषि, जहाँ मुद मोद प्रमोद तीनों रहते हों, जहाँ सूर्य का पुत्र शासन करता हो, हे देवताओं हमें ऐसा भारत दो। तो अब सब बातें आ गई कि शासन अच्छा होना चाहिए, नदियों में पानी होना चाहिए, वातावरण ठीक होना चाहिए, धरती रत्न गर्भा होनी चाहिए, आकाश खेती के समय, कृषि कार्य के समय पर्जन्य से भरा होना चाहिए। तो राष्ट्रभक्ति, यही राष्ट्रभक्ति है, यही राष्ट्रवाद। कोई बहुत फर्क नहीं। राजनीतिक दृष्टि से कोई गलत इस्तेमाल करता हो तो नहीं करना चाहिए। मेरा नाम पंकज प्रियम है। सर, आपने कहा कि भारतीय संस्कृति कभी आक्रामक नहीं हुई।
तो अभी देश में हाल ही में देश में मिलीजुली संस्कृति पर प्रहार हुआ, आक्रामकता का माहौल रहा। तो राष्ट्रवाद की भावना को कैसे जगाया जाए ताकि सांप्रदायिक सौहार्द और प्रेम की भावना कायम हो? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रश्न है और आपकी पीड़ा भी सही है। राष्ट्रवाद में संस्कृति का तत्व अंतर्निहित है और भारतीय संस्कृति के कारण ही भारतीय राष्ट्रभाव है, दुनिया के अन्य देशों से भिन्न है। इसे जगाने का काम मेरा अपना व्यक्तिगत, यहाँ मैं व्यक्तिगत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि किसी राजनीतिक दल द्वारा अकेले नहीं किया जा सकता, किसी सामाजिक संस्था द्वारा अकेले नहीं किया जा सकता, किसी एक अखबार द्वारा अकेले नहीं किया जा सकता, किसी एक साहित्यकार द्वारा अकेले नहीं किया जा सकता। हमारा जो वर्तमान समाज है वो हमारे पूर्वजों के, अग्रजों के सचेत और अचेत कर्मों का परिणाम है। तो जो सचेत कर्म हैं उनसे सुंदरता का, समृद्धि का विकास होता। कुछ अचेत कर्म भी हैं, उनसे जातियाँ आई और जातियों में कुछ लोग छोटे हो गए, कुछ लोग नीचे हो गए, कुछ ऊपर हो गए। तो उसको ठीक करना, जो हमारे पूर्वजों के सुंदर कर्म है, सुंदर मार्गदर्शन है, उनको हृदयंगम करना, और जहाँ लगता है कि रूढ़ियाँ हैं उनको छूट रही हैं जल्दी छोड़ देना। इससे भारत का भविष्य उज्जवल होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं अश्विनी कुमार, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय से। सर, मेरा ये प्रश्न आप दोनों से होगा। आज का विषय था कि नया समाज और राष्ट्रवाद। तो नया समाज में इस नए जनरेशन का जब मैं हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ा जब से, तो वेदों का ज़्यादा परिचय है नहीं, तो किस संदर्भ में इस नए समाज में राष्ट्रवाद को हम कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ सकेंगे? इसमें आप दोनों की राय चाहूँगा। शुक्रिया। मेरा तो देखिए 2-3 उत्तर होगा इसका। एक जो पहले प्रश्न किया गया था, देश प्रेम और राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम राष्ट्रवाद, मेरी अपनी मान्यता है कि देशभक्ति इज ए प्री कंडीशन फॉर राष्ट्रवाद। कभी कभी देशभक्ति हमारे जीवन में आ जाती है और कभी लगता है कि सुसुप्तावस्था में चली गई। जैसे मान लिया हमारे कोई 2 सैनिक शहीद होते हैं कश्मीर के अंतर्गत और उसको लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया जाता है, तो सभी भारतीयों का खून गर्म हो जाता है एक बैग। लेकिन हो सकता है कि वही व्यक्ति ऑफिस में जाता है तो घूस भी लेता है और घूस भी देता है। तो यही स्थिति है, क्योंकि संक्रमण के दौर से जो समाज गुजरेगा वह परंपरा को तत्काल त्याग नहीं दे सकता है और आधुनिकता को तत्काल ग्रहण नहीं कर सकता है। यहाँ पर जो आधुनिक समाज का मेरा मतलब है कि समाज लार्जली और टोटली गवर्न्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इससे मतलब है। लेकिन जो राष्ट्रवाद की बात की जा रही है, देखिए राष्ट्रवाद और कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी ये अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और राष्ट्रवाद डॉक्टर अंबेडकर ही कहते हैं कि राष्ट्रवाद तभी फलेगा फूलेगा जब सबों की भागीदारी, जब आजकल हो क्या रहा है कि करोड़पतियों की संख्या बढ़ती हुई चली जा रही है लगातार, और कहीं भी विश्व में भूमंडलीकरण हुआ है, यहाँ से पहले ब्राजील में हुआ था। तो जहाँ भी भूमंडलीकरण चलता है, और खास करके अमेरिकन वेराइटी ऑफ भूमंडलीकरण जो रूथलेस होता है, वहाँ पर अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो करोड़पतियों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन स्लम की भी संख्या और गरीबों की भी संख्या बढ़ेगी। तो जो गरीब है, लाचार है, वह क्यों राष्ट्रवाद, इस प्रकार के राष्ट्रवाद में हाथ लगाएगा? क्यों कहेगा कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमारा भी उतना ही है जितना कि आपका है? इसलिए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि समाज का संचालन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से हो और तत्काल हो। और स्वामी विवेकानंद का भी कहना है, देखिए स्वामी विवेकानंद और अरबिंदो धर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब है सच्चरित्र से, सद्भावना से, भाईचारा से, प्रेम से, परस्परता से, मोरलिटी, इथिक्स। अगर समाज का संचालन इन बिंदुओं को, इसलिए हम लोग कम से कम ट्राइबल फील्ड में जो काम कर रहे हैं वहाँ पर ट्राइबल हेरिटेज को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि ऐसे कौन कल्चरल हेरिटेज ऑफ ट्राइब्स जो आज के समय में समसामयिक हैं, आदिवासियों के विकास के लिए नीति बनाने में, पॉलिसी बनाने में, उसका हम डॉक्यूमेंटेशन हम लोग करते हैं और करवाते हैं। तो इसलिए एक व्याख्या का देना बड़ा लंबा चौड़ा डिबेट है हमारे समाजशास्त्र के अंतर्गत, ट्रेडिशन और मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत। अनफॉर्चुनेटली स्वतंत्र, खास करके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद पूरे विश्व के अंतर्गत एकमात्र अगर विकास की सबसे पावरफुल विचारधारा है वह है मॉडर्नाइजेशनल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट।
और उसकी एकमात्र मान्यता है कि आधुनिकीकरण रूपी महल का निर्माण परंपरा को ध्वस्त करके परंपरा के कब्र पर होगा। हम मान करके चलते हैं कि बैलगाड़ी से चलना पिछड़ेपन का प्रतीक है, कार से चलना प्रगति का प्रतीक है, हिंदी बोलना पिछड़ेपन का प्रतीक है, हाई फाई अंग्रेजी बोलें और अंग्रेजी भी ऐसा बोलें कि समझ में न आए सामने वाले को, वो और ज़्यादा विकास की निशानी है। इसलिए मेरी ये मान्यता है कि हमको अपने कल्चर को रिविजिट करने की ज़रूरत है। और कल्चर, क्योंकि स्टेट से भी बड़ा है समाज, और समाज जब से आया तब से संस्कृति आई है, और स्टेट के आने के पहले संस्कृति ही समाज का मतलब रेगुलेट करती थी। तो उसके ऐसे कौन तत्व हैं जो इनको जिंदा रखें? खास करके जब आप दलितों के संदर्भ में, आदिवासियों के संदर्भ में विशेष तौर पर देखते हैं, तो स्टेट तो जैसे जैसे पहुंचा है आदिवासी के यहाँ, मनीटाइज्ड इकोनॉमी के स्ट्रक्चर आया, जाकर के देख लीजिए क्या अफरा तफरी मचाया है। तो स्टेट तो अफरा तफरी मचा रहा है वहाँ पर। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही राष्ट्रवाद का, और इसलिए दुर्भाग्यवश प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि अभी तक किसी राज्य सरकार का और किसी केंद्र सरकार का भी कल्चरल पॉलिसी ऑफ इंडिया है ही नहीं। आप संतुष्ट हो गए तो मैं न बोलूं। आपका प्रश्न नए समाज के बारे में था और उसका संविधान से रिलेशन, और दैनिक जागरण प्रशंसनीय है कि उसने नया समाज और राष्ट्रवाद इस विषय पर ये समागम, ये विमर्श का ये पीरियड चलाया। कोई भी समाज नया निरपेक्ष नहीं होता, वो पुराने से सर्वथा पृथक नहीं होता। आज हम अप्रैल महीने में नया समाज पर गोष्ठी कर रहे हैं। 10 साल बाद यही गोष्ठी पुराना समाज हो जाएगी, पुराने समाज की गोष्ठी हो जाएगी। उसके पहले 100 साल पहले फिर पुराना समाज। उस समय जब लोग गोष्ठी किए होंगे उस समय तो कहे होंगे कि आधुनिक समाज। तो ये बंटवारा कि आधुनिक और पुराना, काल अखंड सत्ता है। एक बात, संस्कृति हमेशा निरंतरता में जीवमान रहती है, कंटिन्यूअस, लगातार प्रवाह चलता है। आधुनिकता हमेशा प्राचीनता की पुत्री होती है। भारत की कठिनाई यह है कि हमारी आधुनिकता बाहर से आती है। हमारी माता जी, उनसे हमारी बहन बेटी पैदा हुई। हमारी माता जी प्राचीनता है, हमारी जो बहन पैदा हुई वो आधुनिकता है। वो ये स्वीकार करें ना कि हम इन माता जी की पुत्री हैं। माता जी घूंघट ज़्यादा काटती थी, ये कम काट है। लेकिन अगर हमारी जो आधुनिकता है वो आधुनिकता वहाँ से आए अमेरिका से, और अमेरिका में नोम चोम्स्की बता रहे हैं कि ये तो बड़ा हिंसक समाज हो गया। नोम चोम्स्की वहीं के विचारक हैं, बहुत बड़े, और दुनिया के बहुत बड़े भाषा विज्ञानी माने जा रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि यहाँ तो उनका पूरा समाज ही हिंसक हो गया है, वो क्लबों में गोलियाँ चल रही। तो अगर वहाँ से हमारी आधुनिकता आएगी तो फिर इंटरनेट पर हम भारत का संविधान ये नहीं खोजेंगे, फिर हम खोजेंगे ये कि अमेरिकी लोग कैसे समागम करते हैं। हमारी आधुनिकता आती वहाँ से, हमारा बोलना, हमारा कपड़ा, हमारा, मैं आधुनिक कपड़े लत्ते पहनने का समर्थक हूँ, लेकिन हमारी आधुनिकता आएगी हमारी माता से। माता की आधुनिकता जब वो जवान थी तो उनकी माता से आई थी, उसके पहले उनसे आई थी। तो निरंतरता में एक बात ये हमको कहना था। दूसरी बात कि भारत का संविधान इसी परिपाटी में बना है। भारत की संविधान सभा का एक एक अक्षर वाक्य पढ़ने का मुझे, चौधरी साहब ने उल्लेख किया, मुझे पढ़ने का अवसर मिला है। भारत का जब नामकरण हो रहा था तो नामकरण पर ही लंबी बहस चली, और कमलापत त्रिपाठी ने कहा इसका नाम आर्यावर्त होना चाहिए, इसका नाम ब्रह्मावर्त होना चाहिए। तो एक एक शब्द पर बड़ी लंबी बहस चली, और उसके बाद भारत का संविधान बना। और भारत का संविधान बनाया संविधान सभा ने, लेकिन उद्देशिका में सारी बातें कह दी गई। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम बना रहे हैं। और सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए अंतिम वाक्य बड़ा सुंदर है कि हम बना रहे हैं, हम इसे अधिनियमित करते हैं और इसे आत्मार्पित भी करते हैं। बना हम ही रहे, अपने ऊपर इसको लागू भी हम ही कर रहे हैं। कठिनाई हमारी ये है। वो आधुनिक समाज की कठिनाई ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ये मानते नहीं हूँ कि आधुनिक अलग होता है प्राचीन से, उसका विस्तार होता है। हमारी कठिनाई ये है कि हम जो भी अधिनियमित करते हैं अपने ऊपर नहीं लागू करते, आत्मार्पित नहीं करते। इनएक्ट और सरेंडरनेस दोनों बातें होनी चाहिए। हम नियम बनाएं कि प्रातः उठेंगे तो प्रचार कर दें पूरे बिहार में कि सब लोग प्रातः उठाएं, और हम स्वयं ना उठाएं। तो इनएक्ट करना
और उसके प्रति एक निष्ठ होना। और मुझे लगता है आशावाद में सब कुछ है। सब कुछ भारत में या बिहार में या उत्तर प्रदेश में कृष्ण पक्ष जैसा ही नहीं है, अमावस ही नहीं है। चंद्रमा खिल रहा है, पूर्णमासी आएगी और हो सकता है शरद पूर्णो आए, नृत्य हो, गीत हो, सब कुछ ठीक ठीक चलेगा, ऐसा आशावाद रखना चाहिए। और जागरण का पूरा अनुष्ठान इसी आशावाद को बढ़ाने की दृष्टि से हुआ, इसलिए मैं इसके आयोजकों को एक बार फिर बधाई देता हूँ, ये मानकर कि ये हमारा अंतिम वाक्य है।